हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का यूनिट 7 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस यूनिट का नाम है हमारा बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अलग अलग रिलेशनशिप अलग अलग अकाउंट्स में बैंक और कस्टमर का होता है, तो कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो इस चैप्टर में से आप 2 या मैक्सिमम 3 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले तो राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशंस, पीओए, बैंकर्स लीन, सभी में से जो है एक एक नंबर का क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। तो एटलीस्ट सभी टॉपिक को आपको एक नंबर के हिसाब से मालूम होना चाहिए कि राइट ऑफ सेट ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन क्या होता है, ठीक है, बैंकर्स लीन, बेसिक चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। नॉर्मली द अकाउंट ऑफ कस्टमर विद बैंक, तो जब भी कोई कस्टमर बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो उसको कस्टमर ही ऑपरेट करता है। देयर आर ओकेशंस व्हेन द अकाउंट, कई बार ऐसा भी होता है जो अकाउंट होल्डर है वो दूसरे को अथॉरिटी दे देता है थ्रू सम लीगल डॉक्यूमेंट्स टू ऑपरेट। कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका पीओए हो गया, पावर ऑफ अटर्नी या मैंडेट, ये एक टाइप का लीगल डॉक्यूमेंट है। इसके थ्रू वो दूसरे पर्सन को अथॉरिटी देता है कि तुम मेरे अकाउंट को ऑपरेट करो। उस केस में स्पेशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बैंक और कस्टमर के बीच में, ठीक है। तो उसी सब की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एनआरआई है और वो इंडिया में हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं। अब उसके मान लीजिए बेटा बेटी या फिर कोई उसके क्लोज फैमिली मेंबर्स वो इंडिया में है, तो उनको पीओए दे सकता है, पावर ऑफ अटर्नी। और वो इंडिया का जो रिलेटिव वो बैंक में एनआरआई के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है, डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करा सकता है। यहाँ तक कि अगर लोन क्लोज हो जाए तो जो डॉक्यूमेंट्स हम हैंड ओवर करते हैं तो हम पीओए को ही हैंड ओवर कर सकते हैं। तो कई सारे फायदे होते हैं इन सबके, उन्हीं सबके यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। पहला टर्म है यहाँ पे हमारा मैंडेट। मैंडेट क्या होता है? डेफिनेशन, अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई भी पर्सन जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य। जैसे मुझे एक माइनर है तो माइनर क्या योग्य होगा? नहीं, माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो अयोग्य है, वो इनकॉम्पिटेंट है। तो कोई भी पर्सन जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मैं ऑथराइज अनदर पर्सन, वो दूसरे पर्सन को अथॉरिटी दे सकता है टू ओपन एंड ऑपरेट द अकाउंट, कि वो उसके बिहाफ पे अकाउंट को ओपन और ऑपरेट कर सकता है। और दो तरीके हैं अथॉरिटी देने के, दो तरीके हैं, एक है मैंडेट और दूसरा पावर ऑफ अटर्नी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो पावर ऑफ अटर्नी है उसमें स्टैंपिंग जरूरी है और इसमें स्टैंप मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैंडेट के लिए आप स्टैंप भी करें, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी के लिए स्टैंप आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंडेट यानी हम दूसरे को अथॉरिटी दे रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप हमारे बिहाफ पे अकाउंट को ऑपरेट करो। इसमें थर्ड पार्टी वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि पहली पार्टी कस्टमर हो गया, दूसरी पार्टी बैंक हो गया, तो बैंक और कस्टमर के अलावा तीसरा कस्टमर का कोई रिलेटिव है तो वो थर्ड पार्टी है और वही अकाउंट को कस्टमर के बिहाफ पे ऑपरेट करेगा। क्या इसके साइलेंट फीचर्स हैं? और अगर बैंक ने कोई मैंडेट दिया है तो बैंक, वो जो कस्टमर है बैंक को इन्फॉर्म करेगा, द कस्टमर इन्फॉर्म द बैंक, तो कस्टमर बैंक को उस मैंडेट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सिग्नेचर ऑफ मैंडेटी इज वेरीफाइड बाय द कस्टमर, तो जो मैंडेट लेटर में मैंडेटी का सिग्नेचर है उसको बैंक वेरीफाई करेगा लेटर से। और ये जनरली शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, टेम्पररी रहता है। और जो इंस्टीट्यूशंस होती है ना वो पावर ऑफ अटर्नी दे सकती है, वो मैंडेट नहीं दे सकती। अभी पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है वो भी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। अगर मान लीजिए जो अकाउंट होल्डर है जिसका अकाउंट था उसकी डेथ हो जाए, वो बैंकरप्ट हो जाए या वो इनसेन यानी पागल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस में मैंडेट क्या हो जाती है? वैलिड नहीं होती, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। और अकाउंट होल्डर का जब मन करे अपने मैंडेट को वापस भी ले सकता है, इट कैन बी विड्रॉल एनी टाइम, ठीक है। तो बेसिक फीचर यहाँ पे मैंडेट के इसमें हो गए। नेक्स्ट आता है आपका पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है? तो ये भी एक टाइप का मैंडेट की तरह ही डॉक्यूमेंट्स होता है। इसमें एक पर्सन जिसको आप डोनर बोल सकते हैं या प्रिंसिपल बोल सकते हैं, वो दूसरे पर्सन को जिसको आप डोनी बोल सकते हैं या एजेंट बोल सकते हैं, तो इसमें प्रिंसिपल एजेंट को पावर दे रहा है कि तुम मेरे बिहाफ पे मेरा अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो वही आपका पावर ऑफ अटर्नी है। इट इज अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय वन पर्सन, तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक पर्सन एग्जीक्यूट करता है, जिसको हम लोग डोनर या प्रिंसिपल बोल सकते हैं, इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन जिसको हम लोग डोनी या एजेंट बोल सकते हैं, ताकि वो फॉर्मर यानी प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करे। कैसे? जैसा पीओ डॉक्यूमेंट में मेंशन है उसी हिसाब से वो काम कर सकता है। कौन? उसका एजेंट। दो तरह से आपके जो है पीओए हो सकते हैं, पावर ऑफ अटर्नी। एक है जनरल जिसको हम लोग यूनिवर्सल भी बोलते हैं, और दूसरा यहाँ पे स्पेसिफिक जिसको हम लोग लिमिटेड भी बोल सकते हैं। जनरल मतलब इसमें कुछ मेंशन नहीं होगा कि कौन कौन सी पावर दी गई है, तो कुछ भी जो है इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं रहता, मतलब कुछ बताया नहीं रहता। जो जो एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी कर सकता है एजेंट, ठीक है। प्रिंसिपल के बिहाफ पे सारी एक्टिविटी कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल भी बोला गया। लेकिन जो स्पेसिफिक या लिमिटेड है उसमें मेंशन रहेगा कि सिर्फ वो लोन पर्पस के लिए ही जो है एजेंट बन सकता है, या फिर सेविंग बैंक की ट्रांजेक्शंस के लिए एजेंट बन सकता है, तो वो मेंशन रहेगा। उसी को बोलते हैं लिमिटेड और यूनिवर्सल, यही इसमें डिफरेंस है।
फिर वही बोला कि जो जनरल पीओए होता है वो इट इज फॉर एक्टिंग मोर देन वन ट्रांशेस और कन्फर्स एग्जिस्टिंग पावर टू डोनेट। तो इसमें एक से ज्यादा ट्रांशेस कर सकता है। स्पेसिफिक मान लीजिए कोई एक ट्रांशेस दे दी कि सिर्फ आप लोन के डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो वो स्पेसिफिक हो गया। बट जनरल में एक से ज्यादा ट्रांशेस भी कर सकता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, या ये बोल सकते हैं फॉर सिंगल ट्रांशेस, एक ट्रांशेस के लिए अलाउ होते हैं। स्पेसिफिक में एक ही के लिए अलाउ है और इसमें एक से ज्यादा के लिए अलाउ रहता है। जो जनरल पीओए होता है इट गिव्स पावर टू साइन। तो जनरल पीओ में क्या होगा कि आप चेक भी साइन कर सकते हैं, चेक की पेमेंट को स्टॉप करा सकते हैं, ठीक है। और जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे साइन भी कर सकते हैं। तो ये पावर दी जाती है जनरल वाले में। और ये स्टैम्प डॉक्यूमेंट होता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है आपका पीओए और मैंडेट में। मैंडेट स्टैम्प नहीं होता, लेकिन पीओए क्या होता है आपका पावर ऑफ अटॉर्नी स्टैम्प होता है। ऑलमोस्ट दोनों सेम तरीके की चीजें हैं, बट मैंडेट में स्टैम्प नहीं रहता, लेकिन पीओ में स्टैम्प रहता है। आपका जो नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट या गवर्नमेंट ऑफिशियल, वहां से आपको उनकी प्रेजेंस में आपको स्टैम्प कराना रहेगा। जो प्रिंसिपल है, मतलब जिसका अकाउंट है, वो इसको पीओ को कभी भी वापस ले सकता है। फ्यूचर में कभी भी चाहे तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल यानी जब मन करेगा प्रिंसिपल का, वो इस अपने पीओ के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। और अगर मान लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसके अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में भी ये कैंसिल हो जाती है। तो ये बेसिक आपको यहाँ पे इसमें बताया। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ पावर, मैंडेट। अब चाहे पावर ऑफ अटॉर्नी आप लो या मैंडेट लो, तो क्या किस तरह से डेलीगेशन ऑफ पावर इसमें रहता है। पहला इसमें जॉइंट अकाउंट। मान लीजिए अगर जॉइंट अकाउंट है, ऑल द जॉइंट अकाउंट होल्डर, तो मान लीजिए ए और बी इनका जॉइंट अकाउंट है एनबी, तो अगर ए और बी किसी थर्ड पार्टी सी को मैंडेट देना चाहते हैं या पीओ, तो सभी जॉइंट अकाउंट होल्डर को साइन करना रहेगा। यानी किसी थर्ड पार्टी को अगर आप मैंडेट दे रहे हैं या पीओ की पावर दे रहे हैं, तो सभी अकाउंट होल्डर को साइन करना रहेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है, सारे के सारे पार्टनर्स को साइन करना रहेगा, ठीक है। जॉइंट अकाउंट है तो सभी के सभी अकाउंट होल्डर को साइन करना है। पार्टनरशिप फर्म है तो सारे पार्टनर्स को साइन करना है, ठीक है। कोई लिमिटेड कंपनी है तो जो ऑथराइज पर्सन है, जो कंपनी की साइन करता है, तो उसकी साइन इसमें चाहिए रहेगी। और जैसे एग्जीक्यूटर्स होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटर, जिसको कोर्ट के द्वारा या बिल के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, या लीगल गार्डियंस, तो वो एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें यहाँ पे इसमें बताइए। इसके साथ ये टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट, सिंपल सा था। सेकंड टॉपिक है बैंकर्स लीन। इसको शुरू करने से पहले पहले वाले टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पहले मैंडेट पढ़ा। तो मैंडेट में क्या होता है कि एक पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि योग्य हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो दूसरे को पावर देता है कि तुम मेरे बिहाफ पे अकाउंट को ओपन और ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। और मैंडेट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, तो मैंडेट में जो है जब भी कोई कस्टमर मैंडेट देगा तो उसको दूसरे जो है बैंक को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। ये जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होती है। कोई जो इंस्टीट्यूशन है वो मैंडेट नहीं दे सकती, उसको पावर ऑफ अटर्नी ही देना होगा। और जैसे ही अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो मैंडेट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसको कभी भी अकाउंट होल्डर विड्रॉ कर सकते। तो ये बेसिक चीजें हमने मैंडेट के बारे में पढ़ी। और मैंडेट जो है स्टैम्प नहीं रहती, नॉट स्टैम्प्ड। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी में भी वही होता है कि एक अकाउंट होल्डर है जिसको आप डोनर या प्रिंसिपल बोल सकते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी को, जिसको आप एजेंट या डोनी बोल सकते हैं, पावर देता है कि तुम मेरे बिहाफ पे काम कर सकते हो। पावर ऑफ अटर्नी जो है स्टैम्प्ड होती है। यही बड़ा डिफरेंस है मैंडेट और पावर ऑफ अटर्नी में, कि पावर ऑफ अटर्नी आपकी स्टैम्प्ड होती है और मैंडेट स्टैम्प नहीं होता। दो तरह से हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आपका एक बार पूछा गया था कि जनरल और स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी में डिफरेंस क्या है। तो जनरल में कुछ भी काम कर सकता है, कुछ मेंशन नहीं है, एक से ज्यादा ट्रांसफर कर सकता है। बट स्पेसिफिक में मेंशन रहेगा कि आप यही वाले ट्रांसफर कर सकते हो। मान लीजिए लोन डॉक्यूमेंट्स है तो सिर्फ आप लोन के लिए एजेंट और आप कोई काम नहीं कर सकते, तो वो स्पेसिफिक वाला हो जाएगा। पावर ऑफ अटर्नी को जो होल्डर है उसको साइन पावर दी जाती है कि वो चेक को साइन करना, चेक की पेमेंट को स्टॉप कराना या लोन डॉक्यूमेंट्स को साइन करना, ये सारी पावर जनरल वाला जो पावर ऑफ अटर्नी है ना उसको दी जाती है। और ये स्टैम्प डॉक्यूमेंट रहता है, नोटरी पब्लिक के सामने स्टैम्प कराना जरूरी रहता है। फिर जब किसी की डेथ हो जाएगी अकाउंट होल्डर की, तो ये कैंसिल हो जाएगी। जो अकाउंट होल्डर है यानी प्रिंसिपल कभी भी इसको कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो बेसिक चीज यहाँ पे बोली। फिर यहाँ पे डिलीगेशन ऑफ पावर, कि कभी भी आप मैंडेट लिखोगे या पावर ऑफ अटर्नी लिखोगे तो किस तरह से साइन रहेगा। अगर जॉइंट अकाउंट है तो दोनों के दोनों अकाउंट होल्डर, या अगर तीन है तो तीनों का साइन चाहिए रहेगा। पार्टनरशिप फर्म में अगर आप मैंडेट दे रहे हैं या आप पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं तो सभी पार्टनर्स का साइन चाहिए रहेगा उस मैंडेट या पावर ऑफ अटर्नी फॉर्म में। अगर आपकी कोई कंपनी है तो जो ऑफिशियल है, ऑथराइज ऑफिशियल, उसका साइन इसमें चाहिए रहेगा। एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर या जो लीगल गार्डियन है वो एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिक चीजें इसमें बोली गई है। अगर मान लीजिए आपने एक से ज्यादा पर्सन को अथॉरिटी दी है, मतलब एक से ज्यादा आपने एजेंट अपॉइंट किया, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा, क्या वो सिंगली होगा या जॉइंटली होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मेंशन रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका बैंकर्स लीन।
सो बैंकर्स लिन का क्या मतलब है? ये बैंकों का एक राइट होता है। तो क्या राइट है बैंकर्स लिन में? बैंकों का राइट है कि मान लीजिए कुछ गुड्स या सिक्योरिटीज बैंक के पास है, ठीक है, तो बैंक उसको अपनी कस्टडी में रख सकता है जब तक कि कस्टमर बैंक का ड्यू पे नहीं करता। मान लीजिए कोई सिक्योरिटीज, मान लीजिए बैंकों ने गोल्ड लोन दिया और प्लेज के तौर पे गोल्ड ऑर्नामेंटल्स को अपने पास रखा। अब कस्टमर क्या कर रहा है? गोल्ड लोन का इंटरेस्ट कुछ भी नहीं पे कर रहा, उसको रिन्यूअल भी नहीं करा रहा, जिसकी वजह से गोल्ड लोन क्या हो गया? एनपी हो गया। तो उस केस में बैंकों के पास पूरा पावर है कि जो गोल्ड बैंक ने अपनी कस्टडी में रखा था प्लेज के तौर पे गोल्ड लोन के, उस गोल्ड को बैंक बेच सकता है और अपने लोन की रिकवरी कर सकता है। इसी राइट को बोला जाता है बैंकर्स लीन। यानी ये बैंकों का राइट है कि बैंक जो कस्टमर्स के गुड्स या सर्विसेज है उसको अपने पोजीशन में, मतलब अपने पास रख सकता है अंटिल द डेब्ट ड्यू फ्रॉम द लेटर। जब तक कि कस्टमर का जो ड्यू है वो कस्टमर पे नहीं करता, तब तक बैंक उसको अपनी कस्टडी में रख सकता है। और ये इम्प्लाइड प्लेज, अभी इम्प्लाइड प्लेज का मतलब क्या? एक होता है एक्सप्लिसिट, मतलब क्लियर कट मेंशन होना चाहिए। इम्प्लाइड मतलब जिसके बारे में कोई बात नहीं करता पर फिर भी हमें मालूम है कि ऐसा होता है। जैसे हम लोग दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो क्या दुकानदार हमसे ये बोलता है कि आप सामान लोगे तो फिर आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे? वो तो इम्प्लाइड है, मतलब सबको मालूम है कि जब हम कोई सामान ले रहे हैं तो हमें पैसा देना ही पड़ेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। या कोई आप ऑटो रेंट पे ऑटो लेते हैं या कोई कैब बुक करते हैं, तो क्या कैब वाला आपको बोलता है कि अगर आप यहाँ से वहाँ जाना चाहते हो तो मैं आपसे पैसे लूंगा? वो सबको मालूम है कि हाँ, पैसे के बिना तो नहीं होगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो जो चीजें सबको मालूम है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता बट हर कोई जानता है कि हाँ ऐसा होता है, उसको ही बोलते हैं इम्प्लाइड प्लेज, ठीक है। और एक्सप्लिसिट मतलब जो चीजें क्लियर कट लिखी गई हो उसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट, मतलब क्लियर कट मेंशन है किसी डॉक्यूमेंट्स में तो वो होता है एक्सप्लिसिट। और इम्प्लाइड का मतलब जिसके बारे में कोई बात नहीं करता बट सबको मालूम है कि ऐसा होता है। अब मान लीजिए दुकान से आपने कोई सामान लिया और आपने उसकी पेमेंट नहीं की, तो दुकानदार क्या करेगा? वो सामान आपका रोक लेगा, आपको देगा नहीं वो सामान, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हमें मालूम है। तो बैंकर्स लीन भी एक तरीके का इम्प्लाइड प्लेज रहता है। और a bankers acquire the right of sell the goods which come into possession into the ordinary course of business in the। तो बोल रहा है कि अगर कस्टमर डेप्ट नहीं पे करता ना तो बैंकों के पास राइट है कि वो उस गुड्स को बेच सकता है। और Section 171 of Indian Contract Act 1872 gives the banker an absolute right of general lien all the goods received by the bank। तो जो भी गुड्स या सिक्योरिटीज बैंक को मिलती है तो बैंकों के पास राइट है कि उसको अपनी कस्टडी में रख सकता है। बैंकों का उस पर जनरल लेन है, मतलब बैंक उस पर अपना राइट कर सकते हैं, बैंकों का उस पर पोजिशन रहता है और बैंक उसको बेच सकता है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें बोली गई है। एक और बात, मान लीजिए कस्टमर गलती से कोई चीज भूल गया, मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट है या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, एफडी की रिसिप्ट किसी दूसरे बैंक की, तो कस्टमर कोई चीज अगर गलती से भूल गया तो उस केस में बैंक अपना लीन वाला राइट इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये जो वर्ड है ये बहुत जरूरी है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब सच में बैंक ने, जैसे गोल्ड के टाइम पे कस्टमर ने अपनी मर्जी से गोल्ड जो है ऑर्नामेंटल्स दिए थे, लेकिन गलती से कस्टमर कोई एफडी की रिसिप्ट भूल गया या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो जो चीज गलती से भूल जाता है तो उसमें बैंक अपना लीन नहीं लगा सकता। तो ये चीज नोट करने वाली है। इसके लिए कोई एग्रीमेंट की, कोई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत तो नहीं है, लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड बैंक टेक्स ए लेटर। तो सेफ साइड में रहने के लिए बैंक कस्टमर से एक लेटर ले लेता है कि जो भी गुड्स उसको दिए गए हैं उस पर बैंकों का सिक्योरिटी है। अभी या फ्यूचर में जो है बैंकों का उस पर पूरा राइट रहेगा, तो बैंक इसके रिगार्डिंग एक लेटर ले लेता है। और लीन दो तरीके का होता है, जो बैंकर्स लीन है ये दो तरीके का है। जैसे पहला हो गया जनरल लीन और दूसरा हो गया पर्टिकुलर लीन। और डिपेंड करेगा किस तरह का सर्कमस्टांस है, तो ये दोनों टाइप के लीन एप्लीकेबल होते हैं। पहले हम बात करेंगे जनरल लीन की और फिर हम बात करेंगे पर्टिकुलर लीन। जनरल लीन ऑफ द बैंक तो सेक्शन 171 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया। तो एग्जाम में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग याद रखिए कि जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन में डिफरेंस क्या है, बैंकर्स लीन क्या होता है। अगर एक एक नंबर में भी आपको इतना मालूम है तो एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो जनरल लीन का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू retain as a security for general balance of the account any goods billed to him। particular means right to possess only the charges और ड्यू। देखिए जनरल लीन का मतलब और जो पर्टिकुलर लीन का मतलब है, मतलब कोई भी गुड्स, कोई भी जनरल गुड्स जो कि बैंक के पास रखे हुए हैं तो उनको बैंक अपने लोन की रिकवरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो वो जगह जनरल लीन। जैसे मान लीजिए कस्टमर ने लिया हाउसिंग लोन और कस्टमर ने गोल्ड लोन भी लिया था बट गोल्ड लोन एनपी नहीं है, हाउसिंग लोन ही मान लीजिए एनपी है। तो जनरली कोई भी, मान लीजिए किसी भी अकाउंट में उसका बैलेंस है, मान लीजिए एफडी में कहीं पे भी बैलेंस है, या कोई भी सिक्योरिटी जिसको कस्टमर ने हाउसिंग के पर्पस के लिए नहीं दिया था, किसी और पर्पस के लिए दिया था, उसको भी आप हाउसिंग लोन की रिकवरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो हो जाएगा जनरल। पर्टिकुलर लीन मतलब गोल्ड लोन के लिए आपने ज्वेलरी दी थी और उसका पर्पस, उस ज्वेलरी को आप बेच सकते हैं सिर्फ गोल्ड लोन की रिकवरी के लिए, किसी और की रिकवरी के लिए नहीं, तो वो जगह पर्टिकुलर लीन। पर्टिकुलर में उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप उस गुड्स को बेच सकते हैं, उसी पर्टिकुलर लोन की रिकवरी के लिए बेच सकते हैं, बट जनरल में ऐसा नहीं। जनरल में किसी भी लोन की रिकवरी के लिए आप उस गुड्स को, उस ऑर्नामेंटल्स को बेच सकते हो। तो यही दोनों में डिफरेंस इसमें होता है।
लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि जो प्रॉपर्टी है या जो भी सिक्योरिटीज हो बैंक के कैपेसिटी में होनी चाहिए, मतलब बैंकों का उस पर राइट होना चाहिए। और कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो कि उसके लीन को एक्सक्लूड करता हो, चाहे वो एक्सप्रेस लीन हो या इम्प्लाइड लीन उसको एक्सक्लूड करता हो, इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वेयर राइट कैन अप्लाई। तो बैंक कहाँ कहाँ अपने राइट को अप्लाई कर सकता है? टू सेल। तो बैंक का जनरल उनका राइट क्या है कि बैंक उसको प्रॉपर्टीज को सेल कर सकता है टू अ स्पेसिफिक पर्सन। और मतलब जो इसमें मेंशन किया गया कि कौन सा पर्सन है जिसपे वो लीन एप्लीकेबल है। तो जो लोन वाला कस्टमर है जिसने बैंकों का ड्यू ओवर ड्यू किया तो उस पर एप्लीकेबल हो सकता है अगेंस्ट द कस्टमर। सिर्फ ये लीन कस्टमर के लिए एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए दो जॉइंट अकाउंट होल्डर है ए एंड बी, उसमें से ए ने लोन लिया और बी ने कोई लोन नहीं लिया, तो उसमें सिर्फ कस्टमर पे एप्लीकेबल होगा और जॉइंट वाले पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जॉइंट अकाउंट है तो इस केस में एप्लीकेबल ही नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ कस्टमर पे एप्लीकेबल रहता है। वेयर ए राइट कैन नॉट अप्लाई, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता? सेफ कस्टडी आर्टिकल। अब कस्टमर ने क्या किया कि कुछ ज्वेलरी अपने सेफ कस्टडी में बैंक को पास रखवाई है, ठीक है, एज अ ट्रस्टी और बेली के रिलेशनशिप है, तो उस केस में बैंक उस पर लीन नहीं लगा सकता। मतलब कस्टमर ने बैंकों को सेफ कस्टडी में कुछ चीजें रखने को दी है और बैंक उस सेफ कस्टडी की चीज को अपनी लोन की रिकवरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। या किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट किया, मान लीजिए कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट किया एजुकेशन के फीस की पेमेंट के लिए, तो उस पेमेंट को बैंक उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल करेगा, ना कि अपने लोन की रिकवरी के लिए। कई बार गलती से कस्टमर्स कोई चीज बैंक में भूल जाता है तो उस पर भी बैंक अपना लीन नहीं लगा सकता। इमेच्योर डेप्ट, मान लीजिए लोन अभी पूरा ही नहीं हुआ, अगले महीने उसका ईएमआई डेट शुरू होगा, तो जो अभी डेप्ट मैच्योर नहीं हुआ तो उसके लिए भी बैंक अपना लीन नहीं लगा सकता। स्टोलन गुड्स, तो कस्टमर ने क्या किया, कोई गुड्स चोरी कर लिया, ठीक है, उसका रियल ऑनर कोई और है और कस्टमर ने वो गुड्स चोरी करके बैंक को दे दिया कि ये सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल करो, फिर बाद में पता लगा ये तो चोरी की चीज है, तो उसमें भी बैंक अपना लीन नहीं लगा सकता क्योंकि वो कस्टमर उसका ऑनर नहीं है, ठीक है, इसी वजह से। नो समल्टेनियस राइट, तो अगर ऑलरेडी एक राइट लगा हुआ है तो दूसरा राइट नहीं लगा सकता। लिखा है व्हेन द राइट ऑफ सेट ऑफ इज अवेलेबल द बैंक लीन। अभी राइट ऑफ सेट ऑफ क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो अगर राइट ऑफ सेट ऑफ अवेलेबल है तो लीन वाला राइट अवेलेबल नहीं है, तो एक बार में आप एक ही राइट लगा सकते हैं, दो राइट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये बेसिक आपका इसमें होगा। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, देखिए ये बैंकर्स लीन के बारे में हमने पढ़ा। तो बैंकर्स लीन में बैंकों का राइट है कि जो भी गुड्स या सिक्योरिटीज कस्टमर ने बैंक की कस्टडी में दी है तो बैंक उसको बेच सकता है अपने लोन की रिकवरी के लिए, ठीक है। यहाँ पे दो राइट्स की यहाँ पे बात की गई है, जनरल लीन और आपका पर्टिकुलर। जनरल लीन किसी भी गुड्स की लोन की रिकवरी के लिए गुड्स को बेचा जा सकता है, पर्टिकुलर में मेंशन रहेगा कि इसी लोन की रिकवरी के लिए गुड्स को बेचा जा सकता है। और कई बार कस्टमर गलती से कोई चीज बैंक में भूल जाता है तो उसमें बैंक अपना लीन और जो अपना बैंकर्स लीन नहीं लगा सकता। फिर यहाँ पे बोला है कि कहाँ पे जो है ये राइट एप्लीकेबल है, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर मान लीजिए अकाउंट जॉइंट है और लोन सिर्फ एक ने लिया तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं है। और किसी स्पेसिफिक पर्सन में मेंशन रहना चाहिए कि कौन सा स्पेसिफिक पर्सन है और बैंकों को राइट मिलना चाहिए कि हाँ वो इस पर अपना लीन लगा सकते हैं। कहाँ पे नहीं लगा सकता, बैंक के पास कोई कस्टमर का सेफ कस्टडी आर्टिकल है, मतलब कस्टमर ने कोई चीज बैंक को सेफ कस्टडी के लिए दिया है तो उस केस में हम लीन नहीं लगा सकते। किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए अगर हमने पैसा डिपॉजिट किया, जैसे कस्टमर ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए और बोला कि मेरे बेटे का एजुकेशन का कॉलेज का फीस पे करना है, उस पर्पज के लिए मेरा एक नेफ्ट कर दीजिए, आरटीजीएस, तो बैंक उस पैसे को अपने लोन के लिए रिकवर नहीं कर सकता। किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए पैसा दिया है तो उसी पर्पज के लिए उसको इस्तेमाल करेगा, ना कि अपने लोन की रिकवरी के लिए। गलती से कई बार ऐसा है ना कि कस्टमर कोई ज्वेलरी भूल गया तो आप उस ज्वेलरी को बेच के अपने लोन की रिकवरी करें, वो अलाउ नहीं। गलती से कुछ भूल जाए तो उस पर भी लीन नहीं लगा सकता। इमेच्योर डेप्ट, मान लीजिए ईएमआई अगले महीने शुरू होगी, अभी हुई भी नहीं और आप एडवांस में जो है लीन लगा के कस्टडी को बेच रहे हैं, चीजों को बेच रहे हैं, वो अलाउ नहीं। स्टोलन गुड्स, कस्टमर ने आपको कुछ सिक्योरिटी के लिए दिया और पता लगा कि वो चीज चोरी की थी, ठीक है, तो मतलब कस्टमर चोरी करके कोई चीज लाया, कोई ज्वेलरी कस्टमर ने चोरी की और उस स्टोलन चोरी वाली ज्वेलरी को उसने आपको लोन के लिए दिया, तो उसको भी आप सिक्योरिटी के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। और लास्ट में ऑलरेडी अगर राइट ऑफ सेट ऑफ का राइट अवेलेबल है तो बैंकर्स लीन वाला राइट अवेलेबल नहीं है। अभी राइट ऑफ सेट ऑफ क्या है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। राइट ऑफ सेट ऑफ, तो राइट ऑफ सेट ऑफ इज द राइट ऑफ डेटर्स to take into account a debt owing to him by creditors when paying a debt due from him to the creditors. A bank has right of setup between two or more accounts maintained by a customer by adjusting debit balance in with the credit balance in another account. देखिए सिंपल सा राइट है ये, राइट ऑफ सेटअप में ज्यादा आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा राइट है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कस्टमर का कोई लोन एनपीए हो गया, अब बैंक ने क्या देखा, बैंक ने देखा कि सेविंग बैंक में उसका पैसा है, तो बैंक क्या करेगा, सेविंग बैंक में अगर उसका बैलेंस है तो उसको ट्रांसफर कर देगा उसके लोन अकाउंट में,
तो ये बैंकों का राइट ऑफ सेट ऑफ कि कोई भी लोन अगर ओवर ड्यू है और किसी और बैलेंस में अगर क्रेडिट बैलेंस है, लोन ओवर ड्यू मतलब डेबिट बैलेंस है, तो हम क्या कर रहे हैं उस डेबिट बैलेंस को किसी भी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो वहां से उसको ट्रांसफर करके उसको रिकवरी कर रहे हैं, तो वही बैंकों का राइट ऑफ सेट ऑफ होता है। तो वही इसमें लिखा है कि कोई ड्यू अगर ओवर ड्यू है और किसी में पैसा है तो वहां से उसको पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये राइट तब इस्तेमाल होगा जब कस्टमर का दो या उससे ज्यादा अकाउंट बैंक के पास रहेगा। तो जो डेबिट बैलेंस है उसको एडजस्ट किया जा रहा है क्रेडिट बैलेंस इन अनदर अकाउंट। ठीक है, डेबिट बैलेंस मतलब लोन का अकाउंट, जैसे लोन है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट मतलब सेविंग बैंक। तो जो डेबिट बैलेंस है उसको एडजस्ट किया जा रहा है क्रेडिट बैलेंस से पैसे को ट्रांसफर करके, इसी को बोला जाता है राइट ऑफ सेट ऑफ। इसके क्या क्या फीचर्स है, ये स्टेचुटरी राइट है और एग्रीमेंट नहीं किया जाता। स्टेचुटरी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये राइट दिया गया है और इसके लिए कोई एग्रीमेंट का जरूरत नहीं है। ये ऑनगोइंग बेसिस पे, ऐसा नहीं कि एक बार राइट ऑफ सेट ऑफ इस्तेमाल किया बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ऑनगोइंग बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन बैंकों को एक नोटिस कस्टमर को इसके रिगार्डिंग देना पड़ेगा और कोई एग्रीमेंट का भी जरूरत नहीं है बिटवीन बैंक एंड कस्टमर टू एक्सक्लूड। अगर इस राइट को हटाना है तो उसके लिए कोई एग्रीमेंट देने का जरूरत नहीं, मतलब इस राइट को लाना है तो एग्रीमेंट का जरूरत नहीं है, हटाना है तो एग्रीमेंट का जरूरत नहीं है। और म्यूचुअल डेब्ट मतलब कोई लोन होना चाहिए और वो ड्यू ओवर ड्यू होना चाहिए, तभी इस राइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अमाउंट है पहले से मेंशन होना चाहिए कि कितना अमाउंट है। मान लीजिए कोई गारंटर है जिसमें आपको अमाउंट अभी मालूम नहीं है, तो उस केस में आप गारंटर के अकाउंट को सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो क्लेम अमाउंट क्लियर कट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि हाँ इतना अमाउंट ओवर ड्यू है, इसीलिए राइट ऑफ सेट ऑफ इस्तेमाल किया गया है। फॉर द पर्पज ऑफ सेट ऑफ ऑल द ब्रांचेस, तो सेट ऑफ के लिए जो सारी ब्रांचेस है उसको एक ही एंटिटी माना जाएगा। मान लीजिए एक का सेविंग बैंक अकाउंट है ए ब्रांच में, लोन है बी ब्रांच में, तो ए वाले से बी में हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वही बोला कि सभी ब्रांचेस को एक सिंगल एंटिटी के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है। और जबकि कंटीजेंट होते हैं ना, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, वहां पे भी आप इस राइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ड्यूज आपके ओवर ड्यू रहने चाहिए और वहीं पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई पर्सन की मान लीजिए डेथ हो गई, ठीक है, डेथ हो जाने के बाद डिजीज का जो क्रेडिट बैलेंस है और कस्टमर का डेबिट बैलेंस उसको आप कंबाइन, डेथ हो जाने के बाद उसके सेविंग बैंक में मान लीजिए कुछ पैसा है और उसका एक लोन है जो कि ओवर ड्यू है, तो उसमें आप ये राइट ऑफ सेट ऑफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब डिजीज अकाउंट में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेट ऑफ अराइज, तो कुछ केसेस है जहाँ पे बिना नोटिस के आप सेट ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा, डेथ हो जाएगी कस्टमर्स की, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, या गार्निशी ऑर्डर मिलेगा, या असाइनमेंट यानी इनकम टैक्स ऑर्डर, गार्निशी होता है आपका कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, तो उस केस में ये ऑटोमेटिक अप्लाई इसमें हो जाएगा। राइट ऑफ सेट ऑफ तभी एप्लीकेबल होगा जब क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ओवर ड्यू वाला जो बैलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तभी तो आप क्रेडिट से डेबिट वाले बैलेंस से पैसे को ट्रांसफर करोगे, ठीक है, क्रेडिट वाले बैलेंस में ही एप्लीकेबल रहेगा। तो ये सिंपल सा आपका राइट हो गया। इसमें इतने सारे पॉइंट्स तो नहीं पूछे जाएंगे, आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी कि राइट ऑफ सेट ऑफ क्या है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि किसी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसी लोन में अगर डेबिट बैलेंस है तो बैंकों के पास इसका राइट है कि उस पैसे को ट्रांसफर कर सकता है, उसी को बोलते हैं राइट ऑफ सेट ऑफ। इसके फीचर्स, ये स्टैच्यूटरी राइट है, ये ऑनगोइंग बेसिस पे होता है, इसको लाने के लिए हटाने के लिए किसी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। जो बैंक और कस्टमर का डेब्ट होना चाहिए और अमाउंट मेंशन होना चाहिए। जैसे कोई गारंटर है तो आप गारंटर के अकाउंट को सेट ऑफ के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आपको अमाउंट मालूम नहीं है, तो पहले से अमाउंट क्लियर कट होना चाहिए, तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। राइट ऑफ सेटअप के लिए सारी ब्रांचेस को एक ही माना जाएगा। मान लीजिए एक मुंबई की ब्रांच में सेविंग बैंक है और दिल्ली की ब्रांच में लोन है, तो मुंबई की ब्रांच से, मतलब बैंक सेम है, तो मुंबई की ब्रांच से दिल्ली की ब्रांच में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं सेट ऑफ के। तो बेसिक चीज़ यहाँ पे बोली है। और ऑटोमेटिक सेट ऑफ किस किस केस में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें नोटिस देने का जरूरत नहीं है। अगर डेथ हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा कस्टमर, गार्निशी ऑर्डर मिल गया, या अटैचमेंट ऑर्डर यानी ये होता है आपका इनकम टैक्स ऑर्डर, या एक और बात, अगर कस्टमर मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, ठीक है, और सोल प्रोप्राइटरशिप जिसका मालिक सिंगल होता है, उस केस में मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट हो गया एनपीए, तो प्रोप्राइटर का नाम मान लीजिए ए है और उसका सेविंग बैंक अकाउंट, तो वहां से हम सीधे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेट ऑफ पर्पस के लिए प्रोप्राइटरशिप फर्म के अकाउंट को और प्रोप्राइटर के अकाउंट को सेम माना जाता है, उसको एक ही मान के कंसिडर किया जाता है। और जो क्रेडिट बैलेंस है वहीं पे एप्लीकेबल रहेगा, बाकी में एप्लीकेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आपका लास्ट टॉपिक है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होता है, तो देखिए राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन का लॉजिक कहाँ से स्टार्ट होता है इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कस्टमर ने क्या किया, बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट किए और उसके मान लीजिए 2-3 लोन थे, ए बी सी, एक था हाउसिंग लोन, दूसरा था कार लोन और तीसरा था मान लीजिए एजुकेशन लोन। तो उसने 10,000 डिपॉजिट किया और तीनों ही मान लीजिए ओवर ड्यू था। तो कस्टमर ने बोला कि ये जो 10,000 है इससे मेरे हाउसिंग लोन के ओवर ड्यू में एडजस्ट किया जाए।
तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बैंक वही करेगा, कस्टमर ने जो इंस्ट्रक्शन दी है उस इंस्ट्रक्शन को तो बैंक को मानना पड़ेगा। तो कस्टमर ने बोला हाउसिंग लोन में पैसे को ट्रांसफर किया जाए तो बैंक को वही करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक केस हो गया। दूसरे केस में कस्टमर ने क्या किया, 10,000 रुपये सेविंग बैंक में डिपॉजिट किए और बैंक को बताया नहीं कि ये पैसा हाउसिंग लोन में भेजना है या कार लोन के ओवरड्यू में या एजुकेशन लोन के ओवरड्यू में, ठीक है। तो कस्टमर ने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। तो जब कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है बट कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा कि इस पैसे को किस वाले लोन के रिकवरी के लिए इस्तेमाल करना है, तो वहीं पे बैंकों का राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन आता है। तो उस केस में बैंक अपने हिसाब से जैसा उसको लोन ठीक लगेगा बैंक उसको उस हिसाब से अप्रोप्रिएट करता है। वही होता है बैंकों का राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी टर्म है कि जब कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है और क्लियर कट बता रहा है कि इस पैसे को यहाँ पे आप इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो बैंकों को उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन कस्टमर ने क्या किया, पैसा तो डिपॉजिट किया बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि इस पैसे को किस वाले लोन के लिए रिकवरी के लिए इस्तेमाल करना है, मतलब किस वाले लोन में ट्रांसफर करना है जो कि ओवरड्यू है। तो उसके साथ बैंक अपने हिसाब से देखेगा कि कौन सा ओवरड्यू है और बैंक अपने हिसाब से उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो ये बैंकों ने किस राइट के तहत ऐसा किया, तो इसी राइट को बोला जाता है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। यही हमारा राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। फिर यहाँ पे बोला है कि इन द केस ऑफ यूजुअल बिजनेस नॉर्मली क्या होता है, ए बैंक रिसीव पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर, कस्टमर से पैसा मिला। इफ द लेटर यानी कस्टमर हैज मोर देन वन अकाउंट और हैज टेकन मोर देन वन लोन, अगर कस्टमर ने एक से ज्यादा लोन लिया है तो क्वेश्चन ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी सब्सिक्वेंट डिपॉजिट बाय, तो अगर एक से ज्यादा लोन है वहीं पे एप्रोप्रिएशन का केस आता है। क्योंकि अगर एक ही लोन है तो बैंकों को मालूम है कि एक ही लोन है तो उसी लोन के लिए होगा, बट एक से ज्यादा लोन है तो कौन से वाले लोन में ट्रांसफर करना चाहिए। और इसकी बात सेक्शन 59 और 61 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में की गई है। तो वहां पे बैंक क्या कर सकता है, जो पेमेंट आई है उसको अपने राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन के हिसाब से खुद से एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। डेटर कैन एप्रोप्रिएट द पेमेंट, तो जो पेमेंट मिली है उसको डेटर क्या कर सकता है, एक एक्सप्रेस इंटीग्रेशन मतलब क्लियर कट बताएगा कि इस पैसे को यहाँ पे भेजना है, या सर्कमस्टांसेस बताएगा कि कहाँ पे किस पेमेंट के लिए करना है। इफ क्रेडिटर एक्सेप्ट, अगर क्रेडिटर यानी बैंक ने उसको एक्सेप्ट किया तो उस हिसाब से बैंक होगा। इन द केस कस्टमर हैज डिपॉजिटेड अमाउंट, कस्टमर ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, बैंकों को नहीं बताया इस पैसे को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो उस केस में बैंक क्या करेगा, अपना राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन को इस्तेमाल करेगा और किसी भी लोन अकाउंट में अपने हिसाब से जो इस पैसे को ट्रांसफर करेगा, वही आपका राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे इन्होंने कोर्ट केस करके इन्होंने बता रखा है, तो केसेस आपको ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है। और इसके साथ हमारा लेटेस्ट सम ऑफ इसमें आ गया। तो सिंपल सा एक नंबर का पूछ सकते हैं कि राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि अगर कस्टमर बैंक के पास पैसा डिपॉजिट कर रहा है और वो बता रहा है कि इस लोन के लिए पैसा है, मतलब जहाँ पे एक लोन है वहां पे तो कुछ पूछने का भी जरूरत नहीं है, बैंकों को मालूम है कि इसी लोन की रिकवरी के लिए कस्टमर ने पैसा दिया, बट एक से ज्यादा लोन है वहीं पे आपका राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन आता है। कस्टमर ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया बट क्लियर कट नहीं बताया कि किस लोन की रिकवरी के लिए इस पैसे को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो वहां पे बैंक राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन के राइट को इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का एक्सप्रेस, अगर मतलब उसने एक्सप्रेस इंटीमेशन मतलब लिख के क्लियर कट बताया कि ये पैसा एक वाउचर दिया और उसमें क्रेडिट में एक लोन अकाउंट नंबर मेंशन किया, तो वो हो गया एक्सप्रेस इंटीमेशन। या कुछ सर्कमस्टांसेस बताएं कि इसी सर्कमस्टांसेस में आप इस पैसे को इस लोन में बताएंगे, तो बैंक वैसा ही करेगा। लेकिन अगर कस्टमर ऐसा नहीं करता, उसने पैसा तो डिपॉजिट किया विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, पैसा डिपॉजिट किया बट बैंक को कोई डायरेक्शन नहीं दी, तो वहां पे बैंक अपना राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन को इस्तेमाल करेगा और अपने हिसाब से जो कि बैंक को ठीक लगता है उस हिसाब से जो है पेमेंट इसमें करेगा। अगर बैंकों के जो लोन है वो इक्वल स्टैंडिंग के, मान लीजिए टाइमिंग के हिसाब से होता है ना, टाइमिंग के हिसाब से कि हाँ ये लोन इतने टाइम में पेमेंट होना चाहिए, अगर इसका पेमेंट नहीं आए तो ये एनपीए हो जाएगा, तो बैंक क्या कोशिश करेगा कि जो पहले एनपीए हो रहा है उसमें पैसा भेज देगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर दोनों इक्वल स्टैंडिंग के तो बैंक प्रोपोर्शन में जो उस पैसे को डिस्चार्ज करेगा, मतलब आधा पैसा इधर आधा पैसा इधर, इस तरह से बैंक कर सकता है। इसके साथ हमारा लेटेस्ट सम अप इसमें आ गया। तो आपको जो अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े, राइट ऑफ सेट ऑफ, एक नंबर में मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन मालूम होना चाहिए, बैंकर्स लीन मालूम होना चाहिए, ठीक है। पावर ऑफ अटर्नी दो टाइप की होती है वो मालूम होना चाहिए, और पावर ऑफ अटर्नी जो है आपकी स्टैम्प्ड होती है और जो मैंडेट है वो स्टैम्प नहीं होता। तो यही बेसिक पॉइंट अगर आप लोग याद करके जाएंगे तो इस एग्जाम के लिए काफी है। चैप्टर में से मैक्सिमम 2 नंबर या ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो इसमें से कभी नहीं पूछा जाए। चलिए अब हम चेक और प्रोग्रेस करते हैं। लीन क्या है, जो लीन है वो बैंकों का जो क्रेडिटर्स का राइट है कि वो चीजों को अपने पोजीशन में यानी अपनी कस्टडी में रख सकता है, तो ये बैंकों का राइट होता है, ठीक है, ये बैंकों का राइट है। बैंकर्स लीन, बैंकर्स लीन क्या होता है, बैंकर्स लीन मतलब कहीं मेंशन नहीं होता, ये इम्प्लाइड प्लेज है। इम्प्लाइड मतलब जिसके बारे में कोई बात नहीं करता बट सबको मालूम है कि ये होती है। मैंने एग्जांपल बताया था कि आप कोई ऑटो बुक करोगे, कोई सामान खरीदोगे तो हम पहले दुकानदार से बात नहीं करते कि हम पैसा देंगे, वो सबको मालूम है कि पैसा देना पड़ेगा। तो वैसे बैंकर्स लीन बैंकों का इम्प्लाइड प्लेज है, मतलब कहीं पे लिखा हुआ नहीं है पर फिर भी बैंक इस लीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये इम्प्लाइड प्लेज होती है।
तीसरा, राइट टू अप्रोप्रिएट द डेबिट बैलेंस इन वन अकाउंट विद क्रेडिट इन अनदर अकाउंट इज कॉल्ड। तो इसमें क्या होगा कि एक अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, उसको एडजस्ट किया जा रहा है दूसरे के क्रेडिट बैलेंस से, तो उसको हम बोलते हैं राइट टू सेट ऑफ। सेविंग बैंक में मान लीजिए क्रेडिट बैलेंस है, लोन में डेबिट है, तो यहाँ से वहाँ हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये किस राइट के तहत हमने किया, ये हमारा राइट टू सेट ऑफ। चौथा, मैंडेट। मैंडेट क्या होता है, स्टैम्प्ड होता है, अनस्टैम्प्ड होता है। अगर पीओए होता तो स्टैम्प्ड, मैंडेट आपका अनस्टैम्प्ड होता है। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि पीओए, पावर ऑफ अटर्नी, तो वो आपका होता स्टैम्प्ड एग्रीमेंट। पावर ऑफ अटर्नी आपको स्टैम्प करनी होती है, मैंडेट को स्टैम्प करने का जरूरत नहीं है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है आपका मैंडेट एंड पीओए। लास्ट क्वेश्चन है, पर्सन टू हुम अ पावर ऑफ अटर्नी इज गिवन इज कॉल्ड एंड हु गिव्स। तो जिसको पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, डोनी, या इसका एक और नाम है एजेंट। और जो देता है उसको बोलते हैं डोनर, और उसको हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिसको पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है, जिसको पावर दी जाती है, उसको आप डोनी या एजेंट बोल सकते हैं, और जो देता है पावर ऑफ अटर्नी उसको आप प्रिंसिपल या डोनर भी बोल सकते हैं। चलो, इसके साथ ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।